नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू डिफेंस जोश। माय नेम इज़ अनु और आज हम करेंगे चैप्टर 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है पार्ट 1 में अंडर आर्टिकल 1 to 4 विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स ये देख लेते हैं। देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि हमारा फेडरेशन ऑफ स्टेट है। ये आर्टिकल 1 जो है वो डिस्क्राइब करता है कि वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट। दिस प्रोविजन डील विद द टू थिंग, फर्स्ट नेम ऑफ द कंट्री एंड सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिटी। देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो इंडिया की जो स्टेट्स हैं दे दैट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। ठीक है, यानी कि स्टेट्स का आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जैसे कि अमेरिकन फेडरेशन के अंदर हुआ था। राइट, अमेरिकन के अंदर क्या हुआ था कि 13 अलग अलग जो है स्टेट थी, सब लोग आपस में आए, एग्रीमेंट किया कि भाई हम एक कंट्री बन जाएंगे और उसके बाद अमेरिकन जो है फेडरेशन बन गया, यानी कि फेडरेशन ऑफ स्टेट बन गया। राइट, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कि यहाँ पे स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है और हम सारी स्टेट्स जो हैं वो एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है, सब एक हैं। ठीक है, तो ये डील करता है, ये प्रोविजन जो है डील करता है दो चीज़ों के साथ, नेम ऑफ द कंट्री और दूसरा है टाइप ऑफ पॉलिटी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब नाम के को डिसाइड करने की बात आई थी कि भाई हम इंडिया को जो है नाम कैसे डिसाइड करेंगे, तो कुछ लोगों ने बोला नहीं ट्रेडिशनल कर लो, भारत नाम रखो। कुछ लोगों ने बोला कि भाई नहीं मॉडर्न नेम होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। तो सबने बोला, कोई कुछ बोल रहा है तो कभी कोई कुछ बोल रहा है। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दोनों को ही अडॉप्ट कर लिया कि भाई इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया का मतलब है यहाँ पे भारत है। ठीक है, दूसरा है कि जो यूनियन है और जो हमारा कंट्री है डिस्क्राइब होता है एज ए यूनियन, यानी कि हम सब यूनियन है, एक हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो फेडरल है स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था, फेडरल स्ट्रक्चर। According to Dr. B.R. Ambedkar, the Ferraz Union of State has been preferred to Federation of State for two reasons. Federation of State उन्होंने प्रेफर किया, तो वो क्यों किया, सॉरी, यूनियन ऑफ स्टेट हैज़ बिन प्रेफर टू द फेडरेशन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट जो है उन्होंने दो रीजन से जो है प्रेफर किया। पहला, क्योंकि वी आर नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट ऑफ स्टेट, और दूसरा कि जो हमारी जो कोई भी स्टेट है उसको राइट नहीं है कि वो हम लोग हमारे जो कंट्री है उससे अलग हो जाए। ठीक है, तो जो हमारा फेडरेशन है इज एन यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल, यानी कि हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 1, द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन, एंड 2, द स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। द फेडरेशन इज एन यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, the country is an integral whole and divided into different state only for the convenience of administration। यानी कि कंट्री जो है अपने आप में पूरी है, एक ही है, उसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, ताकि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा जुरिस्डिक्शन है, जो हम काम हमारी स्टेट के अंदर डेवलपमेंट का, ग्रोथ का जो होना चाहिए वो आसानी से हो सके और कन्वीनियंट रहे वो काम। ठीक है, According to Article 1, the territory of India can be classified into 3 categories. पहला, territory of the state, दूसरा, union territory, and third is territories that may be acquired by government of India at any time. Okay, तो यानी कि टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी टाइम पे एक्वायर कर सकती है वो टेरिटरी आर्टिकल 1 के अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि अभी प्रेजेंट में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, क्योंकि दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव को जो है वो एक ही कर दिया गया है, अब वो अलग अलग नहीं रह गई हैं। तो ये बात याद रखना कि हमारी जो यूनियन टेरिटरी है वो क्या है, कितनी है, 8 हैं। ठीक है, द स्पेशल प्रोविजन, देखिए कुछ कुछ यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी हर स्टेट को एक सेम मैनर में ट्रीट करने की बात करता है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट को जो है स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है।
ठीक है। और वो स्पेशल प्रोविजन वाली जो स्टेट हैं वो हैं महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्रा, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। और यहाँ पे उनको स्पेशल प्रोविजन क्यों मिला है ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ कुछ जो है शेड्यूल ट्राइब एरिया कहीं पे ज़्यादा है, कहीं कहीं पे हमारा शेड्यूल एरिया ज़्यादा है। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये जो स्पेशल प्रोविजन है और सेपरेट जो प्रोविजन है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब का, ये शेड्यूल 5th और 6th के अंदर जो है डील किया जाता है, ठीक है। तो फिर आ जाते हैं, द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ए वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया बिकॉज द लेटर इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स वाइल द फॉर्मर इंक्लूड ओनली। देखिए, जो हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया है और यूनियन ऑफ इंडिया है, ये दोनों एक नहीं होते हैं, ये दोनों जो है अलग अलग होते हैं, दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो छोटा होता है देन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर इंक्लूड होता है ओनली स्टेट, यानी कि जितनी हमारी स्टेट हैं वो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आता है। लेकिन जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसके अंदर जो है स्टेट इंक्लूड होती है, यूनियन टेरिटरी इंक्लूड होती है, और जो टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर करेगी किसी भी टाइम पे, किस फ्यूचर के अंदर, ठीक है, जो अभी हमारी नहीं है, जो एक्वायर की जाएगी बाद में फ्यूचर में कभी भी, तो वो आएगा टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। द स्टेट्स आर द मेंबर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड द शेयर ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर, ठीक है। द यूनियन टेरिटरी एंड एक्वायर्ड टेरिटरी ऑन द अदर हैंड आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि ये तो आपको पता ही है कि जो एक्वायर टेरिटरी होगी और जो यूनियन टेरिटरी है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल करती है, और जो हमारी स्टेट है उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर होती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया जो है फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है अकॉर्डिंग टू द मोड्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। यानी कि सेशन हो सकता है, उसमें सेशन में क्या होता है, कोई भी ट्रीटी हो सकती है दो कंट्रीज के बीच में, कोई भी परचेज कर सकता है। जैसे अलास्का जो था वो पहले रशिया का पार्ट था, लेकिन अभी यूएस का पार्ट है, क्योंकि रशिया से यूएस ने अलास्का को खरीद लिया है, ठीक है, तो वो परचेज कर लिया है। कोई गिफ्ट दे सकता है, गिफ्ट तो आज के टाइम में कौन ही देता है, कोई लीज पे दे सकता है, और प्लेबिसाइट हो सकता है, ठीक है। दूसरा है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के अंदर, यानी कि ऑक्यूपेशन कब होगा, ऑक्यूपेशन होगा जब आपको वॉर करनी पड़ेगी, यानी कि कोई भी उसका रिकॉग्नाइज्ड रूलर है और उससे आपको उसको अनऑक्यूपाइड करवाना पड़ेगा रूलर से, और फिर आप ऑक्यूपाई करेंगे। कन्क्वेस्ट होता है, सब्जुगेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने बहुत सारी फॉरेन टेरिटरी को जो है एक्वायर किया है, दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पौंडीचेरी एंड सिक्किम, ठीक है। द एक्विजिशन ऑफ दिस टेरिटरी आर डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। ये हम सब चीज़ें बाद में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। आर्टिकल 2 के अंदर क्या आता है, देखिए आर्टिकल 2 जो है पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आप कोई भी नई स्टेट जो है यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर एडमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को बता देना, नहीं समझ में आए तो वो भी बता देना, ठीक है। देखिए आर्टिकल 2 क्या करता है, आर्टिकल 2 जो है, जैसे हमारी कोई भी यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, कोई भी स्टेट या कोई भी जो लैंड है वो, ठीक है, और उसके बाद बाय कॉन्क्वेस्ट या बाय ऑक्यूपेशन या सब्जुगेशन या बाय सेशन या कोई भी ट्रीटी होती है हम लोगों के बीच में, उसके थ्रू हम लोगों को कोई लैंड का पार्ट मिलता है और वो हम इंडिया के अंदर लेके आते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप जो है उसको नई स्टेट भी बना सकते हैं और उसको जो है एग्जिस्टेंस स्टेट के अंदर भी आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो पार्ट हमारे यूनियन ऑफ इंडिया का नहीं है उसके आर्टिकल 2 जो है उसी से रिलेटेड है कि जो पार्ट नहीं है उसको आप अपने अंदर जो है यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर एडमिट करा सकते हैं और नई स्टेट बना सकते हैं, या फिर आप नया यूटी बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं। तो इट एम्पावर द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश्ड और न्यू स्टेट ऑन सच टर्म और कंडीशन एज इट थिंग्स फिट। जिस तरीके से ये फिट हो रहा है, जिस सिचुएशन के हिसाब से फिट होगा, आप उसको
एडमिट करा सकते हैं। 10 आर्टिकल 2 ग्रांट 2 पावर्स टू द पार्लियामेंट, यहाँ पे 2 पावर पार्लियामेंट को दी जाती है। पहला, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, ठीक है, यानी कि कोई भी नई स्टेट को आप एडमिट करा सकते हैं। दूसरा, द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, यानी कि आप अलग से कोई नई स्टेट बना सकते हैं। तो पहला जो है वो बोलता है कि जो रेफर्स करता है एडमिशन ऑफ स्टेट विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो रेफर करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट विच वर नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर, जो पहले एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, जो नया है अभी, ठीक है। तो नोटेबली आर्टिकल 2 रिलेट्स टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा पार्ट नहीं था, उसको हमने ऐड किया है बाद में। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल 3 पे। आर्टिकल 3 जो है क्या डील करता है? आर्टिकल 3 डील करता है कि आप इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी टेरिटरी का, यानी कि हम इंडिया की जो हमारी जो टेरिटरी है उसको हम रीएडजस्ट कर सकते हैं। किसी भी यूनियन टेरिटरी को स्टेट बना सकते हैं, स्टेट को यूटी बना सकते हैं, 2 यूनियन टेरिटरी का एक कर सकते हैं, या कोई हमारी 2 स्टेट हैं उनको एक कर सकते हैं, किसी भी एक स्टेट को हम 2 हिस्सों में 4 हिस्सों में जो है बांट सकते हैं। तो ये होता है रीएडजस्टमेंट, इंटरनल रीएडजस्टमेंट होता है जो आर्टिकल 3 जो है डील करता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं पार्लियामेंट की पावर क्या है, रीऑर्गेनाइज द स्टेट, ठीक है। पार्लियामेंट के पास क्या पावर है रीऑर्गेनाइज करने के लिए? तो पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है रीऑर्गेनाइज करने के लिए स्टेट को? कोई भी नई स्टेट बना सकता है, अलग कर सकता है, उसका एरिया बढ़ा सकता है, उसके एरिया को घटा सकता है, उसकी जो बाउंड्री है उसको कम या ज़्यादा कर सकता है, उसकी जो नाम है उसको चेंज कर सकता है, ठीक है, बाउंड्री को चेंज कर सकता है। तो ये सारी जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास होती है अंडर आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के यहाँ पे 2 कंडीशन होती है। पहला, जब हम इस तरीके का कोई भी रीऑर्गेनाइज करने के लिए स्टेट को जो बिल है वो इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में, तो वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना या प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना जो है आप पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए वी नीड अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे भी यही बात बोल रहा है कि ए बिल कंटेम्पलेटिंग द अबाउ चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है, क्वेश्चन आता है कि अगर आपको किसी भी स्टेट के अंदर, ठीक है, आपको चेंज करना है और उस चेंज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए पार्लियामेंट में आपको किसकी रिकमेंडेशन की जरूरत होती है? तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत होती है, यहाँ पे प्रायर रिकमेंडेशन होती है, ठीक है। सेकंड है बिफोर रिकमेंडेशन द बिल, यानी कि बिल को जो है रिकमेंड करने से पहले, यानी कि प्रेसिडेंट को जो है जो वहाँ की जो स्पेसिफिक स्टेट होती है, जिस स्टेट में आप चेंज करना चाहते हैं, वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उससे आपको कंसर्न करना पड़ेगा। आपको वो बिल लेजिस्लेचर के अंदर जो है देना पड़ेगा कि देखिए ये है। तो उस पे फिर ये जो आपका आता है कि स्टेट जो है उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है और स्टेट उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि वो चेंज करेंगे तो वो चेंज करेंगे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टेट लेजिस्लेचर उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ठीक है। बस मतलब एक ये उसको नोइंगली बताना होता है कि हम ये चेंज कर रहे हैं आपकी स्टेट के अंदर, ठीक है। तो बोलता है कि द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के टाइम पे उनको अपना व्यू देना होता है और उस लेजिस्लेचर के अंदर जो है प्रेजेंट करना होता है बिल को, ठीक है। Further, the power of parliament to form new state include the power to form a new state or a union territory by uniting a part of any state or union territory to any other state or union territory. The president is not bound by views of the state legislature and may either accept or reject them. यानी कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। जो भी स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू होगा वो बाउंड नहीं है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
इवन इफ द व्यूज आर रिसीव्ड इन टाइम, अगर आप स्पेसिफाइड जो आपने टाइम दिया है उसके अंदर आपको व्यूज जो है रिसीव हो जाते हैं, मिल जाता है कि टाइम विद इन अ टाइम लिमिट, तो भी ये बाउंड नहीं होता है। फर्दर इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक अ फ्रेश रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर एवरी टाइम एन अमेंडमेंट to the bill is moved and accepted in parliament. In case of a union territory, no reference need be made to the concerned legislature to ascertain its views, and parliament can itself take any action as it deems fit. जैसा पार्लियामेंट को सही लगेगा वो उसी हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि पार्लियामेंट जो है हमारी, वो हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है उसको रिड्रॉ कर सकती है अकॉर्डिंग टू इट्स विल, अपनी इच्छा से वो उसको दोबारा रीऑर्गेनाइज कर सकती है मैप को, ठीक है। इसीलिए इंडिया को जो है बोला जाता है कि एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि जो हमारा यूनियन है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यूनियन को जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। और यूएसए के अंदर क्या होता है, यूएसए के अंदर इसका उल्टा होता है, ठीक है, यानी कि एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि आप जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है स्टेट का, आप उसको जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते हो। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटीड उसकी गारंटी उसकी दी जाती है कि जो एग्जिस्टेंस है स्टेट का वो बना रहेगा, ठीक है। इसीलिए जो अमेरिकन फेडरेशन है, जो गवर्नमेंट है, वो नया स्टेट जो है फॉर्म नहीं कर सकती है, ना ही बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड, ठीक है। दैट इज वाई यूएसए इज डिस्क्राइब्ड एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 4, यानी कि आर्टिकल 4 जो है इम्पॉर्टेंट है, जो कि डिक्लेयर करता है कि लॉज मेड फॉर द एडमिशन, यानी कि आर्टिकल 4 जो है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जितने भी आपकी चेंजेस होंगे, यानी कि आपका स्टेट का ऑल्टर करना, नया स्टेट बनाना, किसी भी जो टेरिटरी के अंदर नहीं है उस स्टेट को आप एग्जिस्टेंस में ले आओ, उसके बाद बाउंड्रीज को ऑल्टर कर रहे हो, नाम चेंज कर रहे हो, ये जो भी है ना, वो आप जितने भी अमेंडमेंट होते हैं ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो आर्टिकल 368 के अंदर क्या होता है, आर्टिकल 368 के अंदर हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, प्लस 50% स्टेट लेजिस्लेचर का भी हमें जो मेजॉरिटी है वो चाहिए होता है, ठीक है। तो जितने भी इसमें अमेंडमेंट होंगे वो सिंपल मेजॉरिटी से पास किए जा सकते हैं, बाय एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से उनको पास किया जा सकता है, ओके। फिर नेक्स्ट ये बोलते हैं कि अंडर आर्टिकल 3, यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि आप एरिया का जो है स्टेट का वो डिमिनिश कर सकते हैं। इंक्लूड ऑल्सो द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री, यानी कि अगर आप इंडियन टेरिटरी जो है उसको भी आप मतलब किसी फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं, आपके पास ये पावर है। तो देखिए इसको समझते हैं अपने एक केस के साथ में। 1960 में बेरूबारी यूनियन केस हुआ था, जो कल मैंने आपको बताया भी था कि बेरूबारी यूनियन केस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हुई थी। वो क्या थी, वो ये थी कि जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, राइट, याद आया कुछ, तो ये था, ठीक है। तो यहाँ पे 1960 में जो केस था वो क्या ये हुआ था, बेरूबारी जो है ना वेस्ट बंगाल के अंदर एक थाना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम लोग अलग अलग हुए, ईस्ट पाकिस्तान बना था बांग्लादेश, ठीक है। तो आधा हिस्सा जो है ईस्ट पाकिस्तान में जा रहा था जो कि अभी बांग्लादेश है, और आधा हिस्सा जो है इंडिया के अंदर आ रहा था। तो इंडिया के अंदर जो हमारे लीडर थे उन्होंने बोला कि भाई हम ऐसा कर लेते हैं कि लड़ाई झगड़ा करने की बजाय अच्छा है कि हम आधा आधा इसको बांट लेते हैं, समझ रहे हो, कि आधा तो बांग्लादेश में चला जाएगा और आधा इंडिया रूल कर लेगा उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना रूल दिया कि आपके पास ये आप इस तरीके से स्टेट का जो एरिया है उसको डिमिनिश नहीं कर सकते हैं ऑफ द इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री, यानी कि किसी भी फॉरेन कंट्री को आप ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 में अमेंड करना पड़ेगा।
सिर्फ 368 के अंदर ही जब आप अमेंड करेंगे तभी किसी भी फॉरेन स्टेट को आप टेरिटरी को दे सकते हैं या टेरिटरी को ले सकते हैं। उसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसी की वजह से फिर जो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1960 में, और जो टेरिटरी थी वो ट्रांसफ़र की गई थी बांग्लादेश को, ठीक है। उसी तरीके से फिर एक 1969 में एक केस हुआ था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया था कि इंडिया, कोई भी बाउंड्री डिस्प्यूट हो रहा है आपका, कोई भी सेटलमेंट है बिटवीन इंडिया और किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर, डज नॉट रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। इट कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन एज इट डज नॉट इन्वॉल्व सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि यहाँ पे जरूरत आपको नहीं है। उसी तरीके से फिर जब बांग्लादेश के अंदर हमारा ये सारी चीज़ें हुई थी तो 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 में हमने जो अपने एनक्लेव थे वो ट्रांसफ़र किए थे बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। यहाँ पे एनक्लेव जो है वो ट्रांसफ़र हुए थे, ना कि जो बाउंड्री है या कोई लैंड है हमारी पार्ट ऑफ लैंड, वो जो है एक्सचेंज नहीं हुआ था, वो ट्रांसफ़र नहीं किया गया था। एनक्लेव यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, देखो पहले क्या होता, मतलब कुछ जो बांग्लादेश के हमारे इंडिया के जो लोग थे वो पहले से ही हमारे इंडिपेंडेंस से पहले से ही वहाँ रह रहे थे, लेकिन बाद में वो बांग्लादेश, तो वो इंडियन बोले जाते थे। और कुछ जो बांग्लादेश के लोग थे वो इंडिया के अंदर रह रहे थे, तो जहाँ जिन छोटे छोटे एरिया में वो लोग रह रहे थे उनको बांग्लादेशी ऐसे बोलते थे, ठीक है। तो वो जो था, मतलब उसकी वजह से क्या होने लग गया ना, माइग्रेशन ज़्यादा होने लग गया था। तो माइग्रेशन को स्टॉप करने के लिए और बॉर्डर था हमारा दोनों कंट्रीज के, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बॉर्डर को सील करने के लिए अच्छे से, तो हमने ये जो एनक्लेव है उनको 2015 में जो है ट्रांसफ़र कर लिया ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और बॉर्डर जो है वो आसानी से, मतलब माइग्रेशन ना हो लोगों का, क्योंकि माइग्रेशन की वजह से जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थी उनके अंदर जो है प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। तो यहाँ पे जब ये हमारा प्रपोजल हुआ था, इसके अंदर जो हमारा 6.1 किलोमीटर का अंडर मार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच था, वो उसका जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया था। और जो हमारी जो ये स्टेट थी, जो बाउंड्री लग रही थी बांग्लादेश से, आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा का, कंसर्न स्टेट को भी इसके प्रोविजन को भी थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया गया था, ठीक है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हो। लेकिन मई 1974 में जो इंडिया और बांग्लादेश का जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर बहुत सारे मैटर जो है वो सॉल्व हो गए थे। दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत कॉम्प्लेक्स जो मैटर थे वो भी सॉल्व हो गए थे। तो ये 2011 में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था 1974 का जो था। तो यहाँ पे वो प्रोटोकॉल जो है रिजॉल्व हो गया 2011 में, और उसकी वजह से ही हमारा 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 जो है उसमें जो एनक्लेव है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोगों को, और हम लोग उसको अच्छे से जो है एक्सचेंज कर पाए और ट्रांसफ़र कर पाए एनक्लेव्स को। तो जो प्रोटोकॉल था प्रिपेयर्ड विद स्पोर्ट कंकरेंस ऑफ द कंसर्न स्टेट, यानी कि कंसर्न स्टेट का उसमें होना बहुत ज़रूरी है। आसाम, मेघालय और त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल जो था वो इसके अंदर आया था। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ में। आई होप कि आपको लेक्चर जो है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन प्लीज़। थैंक यू सो मच।